नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है। आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। जैसा कि आयोग का पैटर्न भी चेंज हुआ है, उसी पैटर्न के आधार पर हमने पेपर बनाने की कोशिश की है और हर एक पॉइंट को हम विस्तारपूर्वक देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें हमने गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियों को भी रखा है और जो एग्ज़ाम में जिस आधार पर क्वेश्चन बनने हैं, उन्हीं आधारों पर हमने प्रश्न सेट को बनाया है। तो आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस कवि को वात्सल्य रस रस का सम्राट कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी की बात करें तो इनका जन्म 1483 में, जन्म कब होता है? तो 1483 में आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। ये अष्टछाप व कृष्ण मार्गी कवि थे। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नल दमयंती, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूरसागर, ये आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये अष्टछाप कवियों में से एक कवि हैं। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा देखने को मिलती है। तो किस कवि को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन सा एक अव्यय शब्द है? तो इनमें से जो अव्यय शब्द है वो इति शब्द है। कौन सा शब्द है? इति अव्यय शब्द है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनामों की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद देखने को मिलते हैं हमें। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द चिन्ह की बात करें तो इसमें मैं और तू देखने को मिलेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह देखने को मिलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो हमें शब्द देखने को मिलेंगे, कोई और कुछ देखने को मिलेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो देखने को मिलते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या देखने को मिलते हैं और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द देखने को मिलता है। और इन्हीं शब्दों से कुछ रूपांतरण भी किए जाते हैं। जैसे मैं से क्या बन जाएगा? मैं से हम बन जाएगा, मैंने बन जाएगा, ठीक है। तू से क्या बन जाएगा? तुम, तुमको, तूने, ये आदि शब्द बन जाते हैं। तो जो और सो जो होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाएगा। इसी तरीके से इसमें देखो जो पूछा गया है तो जो कैसे हो जाएगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो मूल सर्वनामों की संख्या में 11 देखने को मिलती है और सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने हैं इस प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें जिनमें क्या होते हैं? कौन से वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं? जिनमें एक ही उद्देश्य एवं एक विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? हम उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य की बात करें, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता से, और एक विधेय का मतलब होता है क्रिया होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में मुख्यतः कर्ता, कर्म और क्रिया पाई जाती है। तो सरल वाक्य से जितने पॉइंट बनते थे उन पॉइंटों पर हमने डिस्कस किया है, तो ये भी याद रखना है। तो वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। किसके? अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। तो इसमें अंक के क्या क्या अनेकार्थी हो जाएंगे? तो गोद हो जाएगा, संख्या और अध्याय, ये अंक के क्या हैं? तो ये अनेकार्थी हैं। अली के क्या देखने को मिलेंगे? अली के हमें भौरा, कुत्ता,
सखी, कोयल, कौवा, बिच्छू, ये अली के क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अतिथि के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे, अतिथि के अग्नि हो जाएगा, यात्री, साधु, मेहमान और अपरिचित, ये अतिथि के क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अमृत के हमें अनेकार्थी शब्द कौन से देखने को मिलेंगे, सुधा, दूध, जल, गिलोय, मृत्यु रहित, पारा और मुक्ति, ये अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। और अचल के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, तो निश्चल, स्थिर, पहाड़ और अटल, ये क्या हो जाएंगे, अचल के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। ये ऐसे अनेकार्थी शब्द हैं जो एग्जाम में ये बने थे और उन्हीं अनेकार्थी शब्दों को हमने डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है छठा क्वेश्चन है, इनमें से छोटा जादूगर कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, इनमें से छोटा जादूगर कहानी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये कहानी लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये एक छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे ये, तो छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की बात करें तो इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि और छाया, इनकी क्या है, ये कहानी है। उपन्यास की बात करें तो इरावती, तितली और कंकाल, इनकी क्या है, ये उपन्यास हैं। और काव्य संग्रह की बात करें तो प्रेम पथिक, कमायनी किस भाषा में लिखी गई है, तो खड़ी बोली में कमायनी लिखी गई है। लहर, आंसू, झरना, कानन, कुसुम, इनके क्या हैं, ये इनके काव्य संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो एक घोट, कामना, ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद के क्या हैं, नाटक हैं। तो जितने भी जयशंकर प्रसाद से जो मोस्ट पॉइंट थे उस पर हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन था कि इनमें से छोटा जादूगर कहानी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद को सम्मिलित कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में अब देखने को मिल रहे हैं कि एक तरफ आपको क्या दिए जाएंगे, ये रचनाएं दिए जाएंगे, ये संज्ञा दिए जाएंगे, तो उनको क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो इसमें पहला जो दिया गया है पानी कैसा है, तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। किस पोजीशन पर है, 2 पर है। उसके बाद कुंज की बात गई है, कुंज कैसा हमारा है, कुंज हमारा समूहवाचक है, यानी गुच्छा, यानी तो ये कैसा हो जाएगा, समूह में है। कुंज तो समूहवाचक हो जाएगा, तो एक आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है जुलाई, और जुलाई कैसा हो जाएगा, तो जुलाई हमारा व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से होते हैं, जिसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई ना हो। ठीक है, ये सिंपल सी एक पॉइंट है जिसको याद रखना है, जिसके जैसा दुनिया में कोई ना हो, वो अकेला हो, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और मैना कैसा हो जाएगा, मैना जाति, यानी ये जाति को दर्शा रहा है। तो इसका जो बनेगा पॉइंट क्या बनेगा, 2 1 बनेगा 4 3, यानी 21 43 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21 43, यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। संज्ञा से और क्या याद रखना है, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा एक अविकारी शब्द है, अर्थात जिनमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, वही क्या कहलाते हैं, वही विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के हमें 5 भेद देखने को मिलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये 5 भेद हमें संज्ञा के देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में क्रिया का आकार सूचित करने वाला कारक कौन सा है। ठीक है, निम्न में क्रिया का आकार सूचित करने वाला कारक कौन सा है, तो इसमें जो कारक हो जाएगा अधिकरण कारक, कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं कारक के, तो 8 भेद होते हैं। अधिकरण कारक की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पे, पर होता है। ठीक है,
और इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों से भी की जा सकती है। इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। किन किन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है? भीतर शब्द देखने को मिलेगा, ऊपर शब्द देखने को मिलेगा, अंदर, बाहर, बीच, ये आदि शब्द हमें देखने को मिलेंगे किसमें? अधिकरण कारक में देखने को मिलेंगे। तो पूछा गया है कि निम्न में क्रिया का आकार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो अधिकरण कारक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? किसका? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंथी। पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी के पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करें तो खग, अंडज, खेचर, शकुनी, चिड़िया, परिंदा, पखेरु, नवचर और शंकुत, ये क्या है? पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि स्त्री के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? तो अंगना हो जाएगा, अबला, बनिता, बामा, और क्या हो जाएगा? कामनी, रमणी, भामा, ललना, ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हमें शरीर के भी पर्यायवाची याद रखने हैं। काया, गात, देह, तन, बपु, बदन, अंग, कलेवर, ये शरीर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ये पर्यायवाची जो आपको लास्ट में बताए गए हैं, ये एग्जाम में पर्यायवाची शब्द बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है। तो बड़प्पन शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो बड़प्पन में पन प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो लास्ट में जुड़कर क्या करें, शब्दों की विशेषता बढ़ा दें, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, ये लास्ट में जुड़ते हैं। कुल मिलाकर आप इतना समझें। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो रहने वाला है 11 क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन कौन सा? 11 क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, आकाश। आकाश कैसा है? तो आकाश एक वचन है। ठीक है, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। ठीक है, विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और कौन सा? एक वचन होता है और बहुवचन। ये 2 प्रकार के हमें क्या देखने को मिलते हैं? हिंदी में वचन देखने को मिलते हैं। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो आकाश एक वचन है। बाकी प्राण, दर्शन और आंसू ये कैसे वचन हो गए? तो ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 और 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जेल थाई व्हील पाई। क्वेश्चन है लोकोक्ति है हमारे पास, जेल थाई व्हील पाई। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल कैसा होता है? मीठा होता है। इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? ठीक है, किनका? राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। 26 जनवरी 1950 कब? 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति लागू हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 और आर्टिकल 343 से लेकर कहाँ तक? 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूची पूछेगा तो 8वीं अनुसूची है और कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और किस भाग में? तो भाग 17 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को वीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया है। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955 को किया गया। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो वीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एंकर द्वारा किसी घटना स्थल से समाचार का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है हमारा लाइव न्यूज़ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइव न्यूज़ कहलाता
है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका में शेखर जोशी की कोसी का घटवार कहानी छपी थी? तो ये किस पत्रिका में छपती है? तो ये कल्पना में छपती है। किसमें? कल्पना में छपती है। शेखर जोशी की बात करें, शेखर जोशी का जो जन्म होता है 10 सितंबर, कब? 10 सितंबर 1932 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पर? अल्मोड़ा, उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। ये साहित्यकार व कहानीकार थे। कहानी संग्रह की बात करें इनकी, तो दाजियो, सात के लोग, कोसी का घटवार, गलता लोहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार हैं, एक पेड़ की याद, ये क्या है? इनकी कहानी संग्रह है। जोशी जी की रचनाओं में पहाड़ी जीवन का समावेश मिलता है। कोसी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिससे इन्हें पहचान मिली थी। 1995 में साहित्य भूषण सम्मान इनको मिला और 1997 में पहल सम्मान किनको मिला? तो शेखर जोशी जी को मिला है। तो पूछा गया है कि कोसी का घटवार कहानी छपी थी किस पत्रिका में? तो ये कल्पना पत्रिका में छपी थी। और किन की है ये? तो जोशी जी की ये रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा निरंतर। निरंतर में क्या है? विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मनोविकार, एक शब्द हो गया मनोविकार। तो मनोविकार किस में टूट जाएगा? तो मनोविकार टूट जाएगा मनः और विकार में टूटेगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अधोगति हो जाएगा। अधोगति किस में टूट जाएगा? अधः प्लस गति में टूटेगा। मनोयोग, मन प्लस योग में टूटेगा। यशोदा, यश यश प्लस दा में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर उसकी क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अपना अपना राग अलापना। अलापना मुहावरे का अर्थ है क्या? अपना अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने ही स्वार्थ की बात करना, अपने ही स्वार्थ की बात करना क्या हो जाएगा? अपना अपना राग अलापना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो जो कार्यालय आदेश होता है वो वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बूंद अगाध सह गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार देखने को मिलेगा वो उदाहरण अलंकार देखने को हमें मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आज तो नवरात्रि है, वह घर पर ही रहेगा, तो रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो ही है, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? क्या ये सर्वनाम होगा या पूरक होगा या विशेषण होगा या निपात होगा? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो निपात हो जाएगा। क्या होगा? निपात हो जाएगा। ठीक है, ही कैसा हो जाएगा? तो निपात हो जाएगा। तो ये जो आज का पेपर सेट जो बनाया गया है, आयोग के पैटर्न को देखते हुए इस पेपर सेट को बनाया गया है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।